पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है और वो अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने बुधवार को एक बयान में कहा कि प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। इस समय उनकी हालत रक्त प्रवाह के लिहाज से स्थिर है और वो वेंटिलेटर पर हैं। 84 साल के मुखर्जी को सोमवार को यहां सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और मस्तिष्क की सर्जरी से पहले उनकी कोरोना वायरस को संक्रमण होने की पुष्टि हुई थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लाए गए पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA 2020 ड्राफ्ट की हर ओर आलोचना हो रही है। विपक्षी पार्टियों से लेकर पर्यावरण का मुद्दा उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले पर एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की। एक अंग्रेजी अखबार में सोनिया गांधी ने लिखा, अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेगी। साथ ही इसी के कहा कि वक्त में दुनिया में कोरोना वायरस का जो संकट फैला हुआ है वो मानवों को एक नई सीख देता है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करें। सोनिया ने कहा कि हमारे देश ने विकास की रेस के लिए पर्यावरण की बलि दी है, लेकिन इसकी भी एक सीमा तय होनी चाहिए। पिछले 6 साल में इस सरकार का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है जिसमें पर्यावरण को लेकर रक्षा करने का विचार नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कोयला खदानों की बात हो या फिर अब EIA का नोटिफिकेशन, किसी से भी राय नहीं ली जा रही है। गुजरात के CM के तौर पर से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड पर्यावरण को लेकर खराब रहा है। अब भी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर नियमों को उजाड़ रही है। पर्यावरण के अलावा सोनिया गांधी ने आदिवासियों के मसले पर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि UPA ने जो एक्ट पास किया था उसे सरकार ने बदल दिया। इंदिरा गांधी लंबे वक्त से जंगलों के बचाव का मुद्दा उठाती रही, कांग्रेस भी उसी पर आगे बढ़ रही है। राजस्थान में सियासी घमासान थम गया है, लेकिन रूठे सचिन पायलट के मान जाने से राजस्थान में जारी सियासी संकट भले ही टल गया हो, लेकिन बीते 2-3 दिनों में जो हालात दिखे हैं वो इस बार की ओर इशारा करते हैं कि शायद अब भी सब कुछ सही नहीं है। कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप और पार्टी के भीतर सुलह होने के बाद करीब 1 महीने की बाड़ेबंदी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के विधायक आखिरकार जयपुर लौट आए हैं। हालांकि अशोक गहलोत गुट के विधायक जयपुर आने के बाद फिर बाड़ाबंदी में ही हैं, मगर सचिन पायलट खेमे के विधायक किसी बाड़ाबंदी में नहीं है। इसके पीछे की वजह अशोक गहलोत का डर बताया जा रहा है। राजस्थान में पिछले कुछ समय से जिस तरह से सियासी घटनाक्रम देखने को मिले, अशोक गहलोत उससे पूरी तरह वाकिफ हैं और वो अपने विधायकों को बाड़ेबंदी से आजाद कर अंतिम समय में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि कल यानी कि 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होना है। जब तक फ्लोर टेस्ट का समय नहीं आता तब तक ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि गहलोत खेमे के विधायक होटल में ही रहेंगे। राजनीतिक पंडितों की माने तो अभी 1 सप्ताह तक और गहलोत खेमे के विधायकों को होटल में रहना पड़ सकता है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की वापसी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विश्वास मत हासिल करना चाहेंगे और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। ये हमला तब हुआ जब पुलिस दबिश देने गई थी। पुलिस एक आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी। हमले में एक सिपाही और एक दरोगा घायल हो गए। ग्रामीण दरोगा की पिस्टल छीनकर फरार हो गए। ये घटना कड़ाधाम के कछुआ गांव की है। घटना की जानकारी मिलने पर SSP मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सैनी क्षेत्र के कछुआ गांव में चोरी के एक मामले में दबिश देने वहां पर गई थी। बताया जा रहा है कि दबिश को लेकर पुलिस पार्टी से ग्रामीणों की बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। दरअसल कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के कई घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। इन्हीं घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर सैनी कोतवाली के नरसिंहपुर कछुआ गांव में चोरों को पकड़ने के लिए छापेमारी करने पहुंची थी। छापेमारी के दौरान कड़ाधाम कोतवाली पुलिस ने सिंटू नाम के एक युवक को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान हिरासत में लिए गए युवक की मां
फूलकली कई महिलाओं और लड़कों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमले में एक दरोगा और सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमलावरों ने दरोगा की सर्विस, रिवॉल्वर और मोबाइल भी छीन लिए। दोनों पुलिसकर्मियां किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा की सुरक्षा वापस ले जाने पर रार अभी जारी है। बाजवा ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सुरक्षा वापस ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ हुआ तो मुख्यमंत्री और डीजीपी जिम्मेदार होंगे। इस पर कैप्टन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि ये फैसला बतौर गृह मंत्री उनका है। बाजवा को शिकायत है तो मुझसे बात करें। कैप्टन ने कोई शिकायत होने पर मुख्यमंत्री से या पार्टी आलाकमान से शिकायत करने की नसीहत दी थी। अब बाजवा ने कैप्टन पर पलटवार किया है। पंजाब के मोगा जिले के बदनी कला के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले वीडियो बनाया और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा कि वह अपनी पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। युवक ने वीडियो में ससुराल वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मृतक के पिता ने कहा कि उनके बेटे की शादी लगभग 7 महीने पहले हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी सास उसे जेल भेजने और उसे मारपीट करने की धमकी दे रही थी। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। सुशांत राजपूत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। इस याचिका में एक्ट्रेस ने अपने खिलाफ पटना में दर्ज केस को मुंबई में ट्रांसफर करने की अपील की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगा या फिर सीबीआई। सभी पक्ष आज लिखित में अपना अपना जवाब दाखिल करेंगे। बता दें कि रिया के खिलाफ सुशांत के पिता ने पटना में राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया है। साथ ही के सिंह ने रिया पर सुशांत के पैसे हड़पने और जालसाजी के भी आरोप लगाए हैं। मंगलवार को भी रिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई थी, लेकिन सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड को समन भेजा है। आज एजेंसी सुशांत के बॉडीगार्ड का बयान दर्ज करेगी। बॉडीगार्ड ने सुशांत संग कई सालों तक काम किया था। दूसरी तरफ बुधवार को सुशांत के परिवार ने 9 पेज की चिट्ठी रिलीज की, जिसमें परिवार ने खुलासा किया कि बेटे की मौत के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लेटर में लिखा है कि सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, सबको सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन
लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का घाट, इलाहाबाद का संगम और बरेली का बाजार, मुरादाबाद पीतल की नगरी और नवाबी नगरी लखनऊ का कसीदाकार, जहां कोस कोस पे बदले है पानी, जहां 2.5 कोस पे बदले है वाणी, जहां की मिट्टी और हवा में महकती है पीर और संतों की रूह, उस प्रदेश की नजाकत और उस प्रदेश का मिजाज दिखाएंगे हम ANB न्यूज पर। अपना उत्तर प्रदेश। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कल रात भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट के किनारे कई दुकानों में पानी भर गया। पुलिस ने लोगों को नदी के पास न जाने के लिए अलर्ट किया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, रामघाट की करीब 100 से 150 दुकानें मंदाकिनी नदी के पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। धारचूला के SDM ने बताया कि भूस्खलन की वजह से कम 12 से 14 परिवार प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की जरूरतों के अनुरूप आर्थिक नीति नहीं बनी है और दुनिया और कोविड-19 के अनुभवों से स्पष्ट है कि विकास का एक नया मूल्य आधारित मॉडल आना चाहिए। भागवत ने साथ ही कहा कि स्वदेशी का अर्थ जरूरत नहीं है कि सभी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भूस्खलन से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया का कहना है कि भारी बारिश से कई इलाके और सड़कें बंद हैं। ज्यादातर जगह पर सड़कों को खुलवाया जा चुका है। दिल्ली NCR में राहत की बारिश हो रही है। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। इससे पूरे इलाकों का मौसम सुहावना हो गया है। फिलहाल फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इस बारिश में सबसे अच्छी बात यह है कि हर बार बारिश से अछूता गुरुग्राम भी इस बार बारिश में भीगा है। दिल्ली NCR के लोगों के साथ गुरुग्राम के लोगों ने भी इस बारिश से राहत की सांस ली है।
देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी भारी बारिश हो सकती है और कई राज्यों में बारिश हो सकती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार की रात भारी हिंसा हुई। इस दौरान हालात को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। वहीं बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव ने घटना पर कहा कि जिस तरह की घटनाएं बेंगलुरु में घटी हैं, किसी को भी कानून को हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। एनसीपी नेता माजिद मेनन को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत विवादित बयान देते हुए कहा कि सुशांत अपने जीवनकाल के दौरान उतने प्रसिद्ध नहीं थे, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सुशांत के बारे में प्रसिद्ध न होने वाली बात गलत है। माजिद मेनन से ज्यादा मशहूर सुशांत थे। सुशांत के नाम वे अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। दिल्ली में 74वें स्वतंत्रता दिवस के लिए आज सुबह लाल किले पर बारिश के बीच फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते लाल किले पर इस दफा स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले गणमान्य लोगों की सूची कम कर दी गई है। सामाजिक दूरी के लिए समारोह स्थल पर कुर्सियां 6-6 फीट की दूरी पर लगाई जाएंगी। कोरोना के कारण स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी ही सादगी से मनाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। बारिश के कारण दिल्ली के मानिक शॉ रोड तालाब में तब्दील हो गई है। इसी जलभराव के बीच वाहन गुजर रहे हैं तो कई जगहों पर जलभराव से गाड़ियों के खराब होने की भी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा रिंग रोड पर मूलचंद अंडरपास में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से इस मार्ग पर जाम लग गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अपनी मां को बस स्टॉप पर छोड़ने आए लड़के को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने के कारण लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना पर हापुड़ के डीएसपी ने बताया कि छानबीन की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों के लिए नाम सुझाने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष के रूप में आदित्य ठाकरे की नियुक्ति की गई है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर विवाद देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मंत्री के रूप में उनके तेवर और अनुभव को देखते हुए इसे अपरंपरागत कहा है। विधान परिषद में विपक्ष के बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने इस नियुक्ति का विरोध करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत मामले को उठाया है। प्रवीण दरेकर ने कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की ओर से आदित्य ठाकरे के नाम पर भी उल्लेख किया गया है। ऐसे में पद्म पुरस्कारों की समिति में उन्हें नेतृत्व करने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। सोशल मीडिया पर कमला हैरिस और सोनिया गांधी की तुलना होने लगी है। दरअसल कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। उनकी मां तमिलनाडु की थी। अब तक वो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन गई हैं, तो भारत में चर्चा लाजमी है। लेकिन भारत में सोशल मीडिया पर लोग कमला हैरिस की तुलना सोनिया गांधी से करने लगे हैं। बीजेपी नेता राम माधव ने कमला की कामयाबी की चर्चा अपने ट्विटर अकाउंट पर की तो मिनटों में लोग उन्हें ट्विटर पर याद दिलाने लगे कि आपकी पार्टी तो सोनिया गांधी का उनके विदेशी मूल को लेकर विरोध करती है, तो आप कमला हैरिस की तारीफ कर रहे हैं। ये कैसे दोहरापन है। दरअसल राम माधव ने कमला हैरिस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पहली भारतीय और एशियाई महिला जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित हुई हैं। उनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया की बरसात हो गई है। एक यूजर ने कहा कि कमला हैरिस भारतीय कैसे है, जब आप जैसे लोगों के लिए सोनिया गांधी भारतीय नहीं है, तो कमला हैरिस जिनके पिता जमैकन है भारतीय कैसे हो गई।
कोरोना वायरस की महामारी के बीच जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। अब उसी जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने की तैयारी है। श्रद्धालु 16 अगस्त से वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। अब ये सवाल भी है कि आखिर क्यों उसी प्रदेश में अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है और क्यों वैष्णो देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा कश्मीर घाटी में स्थित है। कहा जाता है कि जम्मू डिवीजन के कश्मीर घाटी की तुलना में कोरोना की स्थिति बेहतर है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा भी एक प्रमुख मुद्दा था। अमरनाथ यात्रा रद्द किए जाने के पीछे यात्रा मार्ग पर कोई स्थायी ढांचा न होना भी प्रमुख वजह बताया जा रहा है। ऐसे में यात्रा संपन्न कराने के लिए प्रशासन को तीर्थयात्रियों की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक हर दिन अधिकतम 500 बाहरी श्रद्धालुओं को इजाजत दी जाएगी। साथ ही बाहर से आने वाले हर श्रद्धालु का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आइसोलेशन के लिए भी अलग प्रबंध कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के लिए पूर्ण घोषित तिथियों में 3 हफ्ते के अंदर 6वीं बार बदलाव किया है। ममता बनर्जी सरकार ने 28 अगस्त को लॉकडाउन का फैसला वापस ले लिया है। सरकार की ओर से इसके पीछे 29 अगस्त को शनिवार और 30 अगस्त को रविवार होने की वजह बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका ये वजह बताई गई है। सरकार के मुताबिक कई इलाकों से 28 अगस्त को लॉकडाउन लगाने की मांग लगातार आ रही थी। सरकार के इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण बताया है। विपक्षी बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी के प्रशासन को अक्षम करार दिया और कहा कि ये सरकार पूरी तरह से अक्षम है। लॉकडाउन के लिए भी तारीख 6 बार संशोधित करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब ये खामी पाई है कि बैंकिंग सेवाएं बाधित होंगी। सिन्हा ने सवाल करते हुए कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के लिए तिथियों का ऐलान करने से पहले ही इस पर विचार क्यों नहीं किया। कांग्रेस सरकार के चुनाव मैनिफेस्टो के वादे के मुताबिक 12वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने की शुरुआत की गई थी। कपूरथला में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर और सुल्तानपुर लोधी के मार्केट कमेटी दफ्तर में स्कूल छात्रों को स्मार्टफोन देकर इसकी शुरुआत की गई। जिला कपूरथला में 100 छात्रों को फोन दिए गए। दोनों जगह विधायक नवतेज सिंह चीमा ने फोन बांटने की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे चुनाव के दौरान किए थे उन्हें लगातार पूरा किया जा रहा है। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी डाटा का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लोगों को आसानी होगी। आयकर विभाग ने इस कार्यक्रम के तहत टैक्स पेयर्स को कई तरह की छूट दी है, साथ ही उसके साथ न्याय करने का वादा किया। पीएम मोदी के नए प्रोग्राम का मुख्य फोकस इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स यानी कि व्यक्तिगत आयकरदाताओं पर है। इसमें ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने थाने में एक प्रेमी युगल की शादी करवाई। जानकारी के मुताबिक बलिया के सेहतवार थाने में लड़की के घर वालों ने शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने लड़के को हिरासत में लिया। थाने में लड़के और लड़की के घर वालों को बातचीत के लिए बुलाया गया। पुलिस की समझाइश के बाद दोनों पक्ष शादी के लिए तैयार हो गए और थाने में ही पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी युगल की शादी करवाई। राजस्थान के सीकर में निर्माणाधीन मकान में काम करने वाले एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई।
उद्योग नगर थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि राधा किशनपुरा के वंदे मातरम चौक के पास एक निर्माणाधीन मकान पर काम चल रहा था। मकान में काम करते वक्त मजदूर करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देश में बुधवार को एक दिन में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की सबसे बड़ी संख्या दर्ज हुई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 56,383 लोगों ने कोरोना को मात दी है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से औसत रिकवरी दर 70% से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही देश भर में 7 दिन में सबसे ज्यादा 7,33,449 टेस्ट किए गए। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 47,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं 24 लाख के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में 1,132 नए केस दर्ज हुए हैं और 50 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अभी तक करीब 7,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की सेहत पर निगाह रखने के लिए मुंबई के 3 अस्पतालों में पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू की गई है। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। नाइक ने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं है, इसलिए वो घर पर ही आइसोलेशन में रहेंगे। आयुष मंत्री ने अपने संपर्क में आने वालों को भी टेस्ट करवाने की सलाह दी है। श्रीपद नाइक कोरोना वायरस से पीड़ित होने वाले चौथे मंत्री हैं। उनके पहले अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मेघवाल भी संक्रमित हो चुके हैं। एमपी में कोरोना संकट को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दरअसल कई मामलों में छुट्टियों से ड्यूटी पर लौटे पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे उनके साथ के लोग भी संक्रमित हुए। इसके चलते इमरजेंसी को छोड़कर पुलिसकर्मियों के हेडक्वार्टर छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। कांग्रेस इसे पुलिसकर्मियों के साथ ज्यादती बता रही है। एमपी में अब तक 720 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 23 कैदी और 1 प्रहरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद जिला जेल में हड़कंप मच गया है। जेल में ही आइसोलेशन वार्ड बनाकर 1 कैदियों का इलाज शुरू किया गया है। 1 सप्ताह पहले भी जेल में 11 कैदी संक्रमित पाए गए थे। दिल्ली के अस्पतालों में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकारी आंकड़ों का आकलन करें तो दिल्ली में अगस्त की शुरुआत के साथ ही कोरोना का इलाज कर रहे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस की चपेट में आए मरीजों की संख्या धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीजों को बताया। जैन ने कहा कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी की व्यवस्था है, इसलिए दूर से लोग इलाज कराने आ रहे हैं। इस समय अस्पतालों में भर्ती हो रहे 1/3 मरीज दिल्ली के बाहर से हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य में उगी सब्जियों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर विदेश के लिए रवाना किया। कृषि मंत्री के मुताबिक ये सब्जियां कोलकाता हवाई मार्ग से दुबई भेजी जाएंगी, जिसके चलते अब विदेशों में झारखंड की उपजी सब्जियों का मजा लिया जाएगा। राज्य सरकार किसानों की उत्पादित सब्जियों को विदेश भेजने का इंतजाम कर रही है। हरियाणा के सोनीपत में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आवाजाही करने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से पहले नदियों की सफाई के लिए नगर पालिका के अधिकारियों को कहा गया था, लेकिन शहर की नदियों की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन पर उठ रहे दुनिया के सवालों को बेबुनियाद बताया है। रूस ने वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को आधारहीन बताते हुए उन्हें खारिज किया है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले भी कम चले ह्यूमन ट्रायल के आधार पर रूस ने वैक्सीन की रेगुलेटरी मंजूरी ले ली है। हालांकि इसके बाद से ही रूस पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।
खबरों से सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।